दोस्तों, एक नया ऑप्शन आया है YouTube पे जिसका नाम है हाइप। आप सब लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट कर सकते हो इसे बिल्कुल फ्री में। हर एक इंसान को YouTube 3 हाइप देता है एक हफ्ते में, मतलब आपको फ्री में 3 बार चांस मिलता है किसी वीडियो को हाइप करने का। इसे करना बहुत ईजी है। जब आप वीडियो देख रहे हो, नीचे हाइप का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करो, बस हो गया। आप चाहो तो अपनी तीनों हाइप एक ही वीडियो पे लगा सकते हो या फिर अलग अलग वीडियो पे। जितना ज़्यादा हाइप मिलेगा उतना ज़्यादा यूट्यूब मेरी वीडियो को आगे दूसरे लोगों को दिखाएगा, मतलब ज़्यादा लोग देख पाएंगे और हमारा चैनल और तेज बढ़ेगा। और दोस्तों, एक और बात, अगर मुझे आपके हाइप की वजह से ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं तो मैं और भी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। मतलब जितना आप सपोर्ट करोगे उतना मैं नई नई वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो भाइयों बहनों, आप सबको बस हाइप बटन दबाना है। ये बिल्कुल फ्री है, पैसा नहीं लगता। आपका एक हाइप मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। चलो मिलके अपना चैनल को ऊपर ले चलते हैं। अगर चाहो तो मैं इसे और भी आसान गांव के लोगों के लिए बोलचाल की भाषा में रीराइट भी कर सकता हूं, ताकि सुनते ही समझ जाएं। एपिसोड 886। नौजवान का चेहरा तुरंत उदास हो गया। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, पहले जब ओल्ड मास्टर राठौर तुम्हारी रक्षा करते थे तब दिल्ली में कोई तुमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब ओल्ड मास्टर राठौर का देहांत हो चुका है। राठौर परिवार को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तो तुम्हें मेरे पीछे पड़ने का क्या हक है। वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसे अपनी पीठ पर एक ठंडक महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो शिवम को अपने पीछे खड़ा पाया। तुम शिवम हो? नौजवान ने हिम्मत जुटाकर पूछा। शिवम ने उसका कंधा थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो कहीं और बात करते हैं। नौजवान को कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत डांटते हुए कहा, मुझे पता है तुम में कुछ दम है, लेकिन सुन लो, मैं दिल्ली के चौथे युवा मास्टर किशोर छेत्री हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो। पटाक। किशोर अपनी बात पूरी करने से पहले ही हवा में उड़ गया। किशोर, दिल्ली का चौथा युवा मास्टर, ये क्या बला है? शिवम ने ठंडे लहजे में किशोर की ओर देखा। किशोर जल्दी से जमीन से उठा। उसने गुस्से में कहा, तुम बस एक मार्शल आर्टिस्ट हो और तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो। तुम बस इंतजार करो। शिवम धीरे धीरे किशोर की ओर बढ़ा। चलते हुए उसने कहा, मुझे याद है कि ओल्ड मास्टर राठौर ने एक रात में सन परिवार को गायब कर दिया था। आज मैं उनकी नकल करके तुम्हारे क्षेत्रीय परिवार को गायब कर दूंगा। हालांकि शिवम की आवाज जोरदार नहीं थी, लेकिन आसपास के सभी लोगों के कानों तक पहुंच गई। मेरे क्षेत्रीय परिवार को गायब करना? हा, तुम बस एक मार्शल आर्टिस्ट हो। किशोर को खतरे का अंदाजा नहीं था। शिवम ने झुककर ठंडे लहजे में कहा, जा अपने बाप को बता दे कि या तो तुम लोग दिल्ली तुरंत छोड़ दो, वरना मैं तुम सबको रवाना कर दूंगा। किशोर जमीन से उठा और शिवम की ओर उंगली दिखाते हुए बोला, ठीक है, तुम इंतजार करो, देखते हैं। इतना कहकर किशोर जल्दी से वहां से निकल गया। आसपास के लोग इस नज़ारे को देखने लगे। इनमें बिजनेस के बड़े बड़े लोग और अधिकारी भी थे, लेकिन उस वक्त कोई कुछ नहीं बोला। किशोर को भगाने के बाद शिवम मोनिका के पास बैठ गया। तुम ठीक तो हो? शिवम ने मुस्कुराते हुए पूछा। मोनिका ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम अब और भी हिम्मती हो गए हो। शिवम ने भी मजाक में कहा, हाँ, अब तो मैं सुपर हिम्मती हूँ। छी। मोनिका ने हंसते हुए शिवम को आंखें दिखाईं। तभी शिवम को एक तेज ऊर्जा का एहसास हुआ जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। शिवम ने भौहें सिकुड़कर दरवाजे की ओर देखा। उसने देखा कि दरवाजे पर कई लोग खड़े थे। उनमें से लीडर कोई और नहीं बल्कि मदन था। मदन के साथ 4 हाफ सटेप मार्शल संत थे और उनमें सुकृत भी शामिल था। मदन। शिवम कुछ कहने से पहले ही मोनिका ने धीरे से इस नाम को पुकारा। शिवम ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम उसे जानती हो? हाँ, मोनिका ने सिर हिलाया। जब मैं दूसरी गुप्त क्षेत्र में थी उसने मेरे खून का बड़ा हिस्सा सोख लिया था। सुना है वह दूसरी गुप्त क्षेत्र का युवा मास्टर है, एक टॉप क्लास जीनियस। ये सुनकर शिवम के चेहरे पर गुस्सा भड़क उठा। जल्द ही मदन कुछ लोगों के साथ शिवम की ओर बढ़ा। मिस मोनिका, तुम हाल में बाहर खुश तो हो ना? क्या तुम्हें दूसरी गुप्त क्षेत्र की जिंदगी की याद आती है? मदन ने पास आते ही मोनिका पर नजर डाली। मोनिका के चेहरे पर दर्द की एक झलक दिखी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह सबको नजर आ गया। मिस मोनिका, फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें दूसरी गुप्त क्षेत्र में वापस ले जाऊंगा। हा, मदन ने उकसाने वाली हंसी हंसी। बूम। तभी शिवम ने अचानक एक मुक्का मारा। इस बार मदन तैयार था। वह तुरंत पीछे हटा और बच गया। फिर मदन फिर से शिवम के पास आया। क्या अब गुस्सा आ रहा है? मदन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। शिवम ने आंखें सिकोड़कर कहा, मदन, तुम सचमुच अपनी चोट का दर्द भूल गए। जब ये बात उठी तो मदन का चेहरा कुछ बदसूरत हो गया। शिवम, जल्दी घमंड मत करो, कुछ दिनों में दूसरी गुप्त क्षेत्र एक मार्शल संत भेजेगा, मदन ने ठंडे लहजे में कहा। शिवम खड़ा हुआ और बोला, जब तक मार्शल संत नहीं आता मैं तुम्हें 100 बार मार सकता हूँ।
ये कहते हुए शिवम के शरीर से एक तेज खूनी ऊर्जा निकली। कितना ठंडा है। ये खूनी ऊर्जा ने पूरे अग्रवाल परिवार को घेर लिया और उस पल तापमान कुछ डिग्री गिर गया। मदन ने हल्का सा ठहाका लगाया और बोला, शिवम, मुझे डर है कि तुम अकेले मुझे नहीं मार सकते। ये कहते हुए उसने सुकृत और बाकियों की ओर देखा। ये सब गुप्त क्षेत्र से आए हैं और तुमसे गहरी दुश्मनी रखते हैं। उनके पास भी तुम्हें मारने के लिए मार्शल संत भेजने का इरादा है, मदन ने हल्के से कहा। सुकृत, तुम सचमुच मदन के साथ गठजोड़ कर रहे हो? शंभिका ने ये देखकर गुस्से में चिल्लाया। सुकृत ने शंभिका की ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, हमारे हित एक हैं। तुम? शंभिका ने सुकृत की ओर उंगली दिखाई और गुस्से से दांत पीसे। शिवम ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। सुकृत, जब मैं मार्शल संत बन जाऊंगा तो तुम्हारा रॉय परिवार पहला होगा जिसे मैं खत्म करूंगा। हालांकि यह सिर्फ एक साधारण वाक्य था, लेकिन इसने सुकृत के चेहरे पर डर की एक झलक ला दी। हालांकि यह डर पल भर में गायब हो गया, लेकिन ये शिवम की आंखों से बच नहीं सका। शिवम, तुम अभी सिर्फ मार्शल हाउस रियलम के परफेक्ट स्टेज पर हो। मार्शल संत बनने से तुम अभी बहुत दूर हो। मुझे डर है कि तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा, सुकृत ने ठंडे लहजे में कहा। शिवम ने ठंडी हंसी हंसी, तो फिर हम इंतजार करते हैं और देखते हैं। सुकृत ने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप मदन के पीछे खड़ा रहा। मदन ने भौहें उठाई और बोला, शिवम, तुम्हें दिल से पता है कि कुछ ही दिनों में मार्शल संत बनना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। और एक बार मार्शल संत पैदा हो गया तो तुम मोनिका की रक्षा नहीं कर पाओगे। मोनिका को दूसरी गुप्त क्षेत्र में वापस जाना होगा और वहां तकलीफ झेलनी होगी। ये कहते हुए मदन ने बात का रुख बदला और भौहें उठाकर बोला, अगर तुम सचमुच उसकी फिक्र करते हो तो उसे मुझे सौंप दो। मेरी सुरक्षा में कम से कम उसे कम तकलीफ होगी। ये कहने के बाद मदन के आसपास के लोग हंसने लगे। क्या ख्याल है, इस पर विचार करोगे? तुम बहुत स्वार्थी नहीं हो सकते, मदन ने तंज कसते हुए कहा। अत्सिक, दूसरी गुप्त क्षेत्र की तकलीफ की कल्पना करना भी मुश्किल है। मैंने इसे आजमाया था, लेकिन 1 मिनट से भी कम समय तक टिक पाया। और मोनिका को इस तरह की यातना हमेशा झेलनी पड़ती है। आह, सोचकर ही दुख होता है। मदन के शब्दों ने शिवम को तुरंत आपे से बाहर कर दिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और वह धीरे से गुर्राया, तुम मौत को बुला रहे हो। शिवम के शरीर की ऊर्जा और भी डरावनी हो गई। इस ऊर्जा ने सभी को चौंका दिया। मदन को जानबूझकर भड़काना उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती बन गया। शिवम का शरीर तेजी से चमका। पलक झपकते ही वह मदन के पास पहुंच गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि एक हाफ सटे मार्शल संत भी उसे साफ नहीं देख सका। अगले ही पल शिवम ने मदन का सिर पकड़कर जमीन पर पटक दिया और तेजी से आगे सरका। तुम मौत को बुला रहे हो। शिवम की गुस्से भरी गर्जना जंगली जानवर की तरह थी, जो पूरे अग्रवाल परिवार में गूंज उठी। उसने एक हाथ से मदन का सिर पकड़ा और पलक झपकते ही दर्जनों मीटर सरक गया। इस दौरान मदन के सिर ने जमीन पर एक लंबा निशान छोड़ दिया और अनगिनत कंकड़ पत्थर चूर चूर हो गए। मदन ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं सका। शिवम की हथेली की ताकत इतनी डरावनी थी कि उसका सिर लगभग फटने वाला था। बूम! तभी शिवम ने मदन को पकड़कर उसकी निचली पेट पर एक जोरदार मुक्का मारा। मदन का शरीर तुरंत हवा में उछल गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, शिवम उसके पीछे प्रकट हो गया। शिवम ने अपनी मुट्ठियां कसी और मदन की पीठ पर जोर से मारा। पल में मदन की पीठ एक अजीब कोण में मुड़ गई। उसका शरीर सीधे जमीन पर जा गिरा। मर जा! शिवम बार बार गर्जना करता रहा। उसके हाथों में चमकती रोशनी लगातार बढ़ रही थी। सुनहरी रोशनी बम की तरह थी, जो लगातार मदन की ओर जा रही थी। कुछ ही पलों में जमीन एक विशाल गड्ढे में बदल गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मदन यहीं मर जाएगा, सुकृत ने हैरानी से चिल्लाया। वहां मौजूद कुछ हाफ सटेप मार्शल संतों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ शिवम की ओर दौड़े। उन्होंने शिवम को रोकने की कोशिश की, लेकिन एक ही मुक्के में वे उड़ गए। यहां तक कि कई हाफ सटेप मार्शल संत भी शिवम को नहीं रोक सके। बूम! जैसे ही शिवम का मुक्का नीचे गिरा, जमीन पर एक दरार दिखाई दी। ये दरार तेजी से फैली और पूरे अग्रवाल परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया। मोनिका, जल्दी उसे रोक, वरना वह सचमुच उसे मार डालेगा, शंभिका ने धीरे से कहा। मोनिका को भी नहीं पता था कि शिवम इतनी हैरान करने वाली ताकत दिखाएगा। वह खड़ी हुई और शिवम की ओर देखते हुए धीरे से बोली, शिवम, रुक जाओ। मोनिका की आवाज सुनकर शिवम को कुछ होश आया। उसका हाथ, जो मदन का सिर पकड़े था, रुक गया। उस वक्त मदन उसके हाथ में एक मरे हुए कुत्ते की तरह लटक रहा था। ये दूसरी गुप्त क्षेत्र के इस युवा मास्टर की दूसरी बार जोरदार पिटाई थी। शिवम ने मदन को एक तरफ फेंक दिया और फिर सुकृत और बाकियों की ओर ठंडी नजरों से देखा। बोला, मैं तुम सबको याद रखूंगा। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सुकृत का शरीर से हर उठा और उसकी पीठ ठंडी हो गई।
इस बीच अंधेरे में छिपे हुए हाफ सटेप मार्शल संत, जो हमला करने की योजना बना रहे थे, ने भी उस वक्त पीछे हटने का फैसला किया। नहीं, ये लड़का पागल कुत्ते की तरह है। अगर उसने हमला किया तो मुझे डर है कि हम यहीं मर जाएंगे। पीछे हटो। वह अब हाफ सटेप मार्शल संत के बस का नहीं रहा। अंधेरे में छिपे कई हाफ सटेप मार्शल संत तुरंत वहां से चले गए। सुकृत और बाकियों ने भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने मदन को पकड़ा और दुम दबाकर वहां से भाग गए। शिवम की नजरें चारों ओर घूमी। जहां भी उसकी नजर पड़ी, कोई उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सका। शिवम ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे मोनिका के पास जाकर बैठ गया। मैंने तुम्हें डराया तो नहीं? शिवम ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। मोनिका ने अपनी आंखें झपकाईं और बोली, तुम्हें क्या लगता है? इससे शिवम और शर्मिंदा हो गया। उसने जल्दी से समझाया, दरअसल मैं आमतौर पर ऐसा नहीं होता। बस तभी मोनिका ने अपनी एक उंगली बढ़ाकर शिवम के मुंह पर रख दी। कोई सफाई मत दो, नहीं सफाई की जरूरत है। मुझे पता है तुमने मेरे लिए क्या किया, मोनिका ने नर्म स्वर में कहा। शिवम थोड़ा खोसा गया। कुछ पल बाद उसने धीरे से मोनिका को अपनी बाहों में खींच लिया। ऐसी घटना के बाद दावत में कई लोग चले गए। जो बचे थे वे ज्यादातर दिल्ली के कुछ बड़े परिवारों के शिष्य थे। शिवम, मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि अगर मार्शल संत पैदा हो गया तो ये तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं होगी, दावत में सूरज ने कहा। हाँ, मार्शल संत का जन्म तय है। मेरी जानकारी के मुताबिक ये पहले या बाद में हो सकता है, कुलदीप ने जोड़ा। शिवम ने चुपचाप सिर हिलाया और बोला, मुझे पता है। तुम्हारी फिक्र के लिए शुक्रिया। खाना खाने के बाद शिवम मोनिका को लेकर वहां से चला गया। रास्ते में शिवम ने मोनिका की ओर देखा और माफी मांगते हुए कहा, मोनिका, मुझे लगता है कि हमारी योजना को अभी के लिए बदलना होगा। शुरुआत में शिवम और मोनिका ने ओल्ड मास्टर राठौर को ढूंढने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। तुम जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगी, मोनिका ने शिवम के कंधे पर सिर टिकाते हुए नर्म स्वर में कहा। शिवम ने धीरे से कहा, ये दिन ज्यादा नहीं चलेंगे। मैं तुम्हें एक शांतिपूर्ण जिंदगी दूंगा। अगले दिन शिवम मोनिका को लेकर ग्रीन मून विला की ओर बढ़ा। वे ग्रीन मून विला के स्पिरिट स्प्रिंग के पास पहुंचे। चेतन अभी भी गुप्त चाबी को रगड़ रहा था। कैसा चल रहा है? कितना समय और लगेगा? शिवम ने पूछा। चेतन ने एक उंगली दिखाई और बोला, लगभग 1 दिन। शिवम ने गहरी आवाज में कहा, क्या इस गुप्त क्षेत्र की चाबी को बदला जा सकता है? चेतन ने अपनी हरकतें रोक दी और सिर हिलाया। कम से कम मैं ऐसा नहीं कर सकता। इससे शिवम को थोड़ा अटपटा लगा। उसे डर था कि यह गुप्त क्षेत्र खोज लिया जाएगा। उस वक्त मुश्किल हो जाएगी। दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की ताकत के साथ उनके लिए एक गुप्त क्षेत्र मास्टर ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। मैं बस एक कदम आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे कोशिश करनी होगी कि इससे पहले कि वे इसे खोज लें, मैं मार्शल संत रियलम में प्रवेश कर जाऊं, शिवम ने सोचा। तभी चेतन की नजर मोनिका पर पड़ी। तुम मोनिका हो? चेतन ने मोनिका को देखते हुए पूछा। मोनिका ने सिर हिलाया और बोली, हेलो। चेतन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और बोला, मैंने सुना था कि मिस मोनिका दिल्ली की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। आज तुम्हें देखकर लगता है कि यह बात सच है। वैसे जब मैं छोटा था तब तुम मेरी क्रश थीं। मोनिका ने हल्का सा झुककर विनम्रता से कहा, मिस्टर चेतन, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, अब और समय बर्बाद नहीं करते। जल्दी से गुप्त चाबी ढूंढो, शिवम ने बगल से कहा। चेतन ने और कुछ नहीं कहा और गुप्त चाबी की खोज में जुट गया। समय मिनट दर मिनट बीतता गया और पलक झपकते ही रात हो गई। रात में आसमान शांत और सुकून भरा था। बीच बीच में कीड़े मकड़ों और चिड़ियों की आवाजें आ रही थीं। शिवम और मोनिका जमीन पर लेटे थे और आसमान की ओर देख रहे थे, बहुत खुश नजर आ रहे थे। देखो, वहां एक तारा टूट रहा है। तभी मोनिका ने आसमान की ओर इशारा करते हुए उत्साह से कहा। जल्दी से इच्छा मांगो, मोनिका ने जल्दी से कहा। उसने अपने हाथ जोड़े और आंखें हल्के से बंद की। शिवम ने भी जल्दी से मोनिका की नकल की और अपनी इच्छा मांगी। कुछ पल बाद शिवम ने मोनिका की ओर देखा और पूछा, तुमने क्या इच्छा मांगी? अगर मैंने बताया तो वो पूरी नहीं होगी, मोनिका ने चंचलता से कहा। शिवम ने मुंह खोला। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी आसमान में एक बड़ा शुभ बादल का दृश्य दिखाई दिया। ये दृश्य देखकर शिवम का चेहरा अचानक बदल गया। शिवम अचानक जमीन से उठ खड़ा हुआ और आसमान में उस अजीब दृश्य को घूरने लगा। मोनिका भी इन शुभ बादलों की ओर आकर्षित हो गई। जल्द ही शुभ बादल गायब होने लगे और उनकी जगह बड़े बड़े काले बादल लेने लगे। कड़क, तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि मानो जमीन को 2 हिस्सों में चीर देगी। हालांकि शिवम को नहीं पता था कि ये दृश्य क्या था, लेकिन उसके दिल में बहुत बुरा अंदेशा हो रहा था। कोई मार्शल संत रियलम में प्रवेश करने वाला है, चेतन ने बगल से कहा। शिवम का चेहरा अचानक बदल गया। उसे डर था और वह डर सच हो गया।
उसने नहीं सोचा था कि कोई वाकई समय से पहले मार्शल संत रियलम में प्रवेश करेगा। चेतन, तुम्हें और तेज करना होगा, प्लीज। शिवम ने चेतन की ओर विनती भरी नजरों से देखा। चेतन ने भी सिर हिलाया और बोला, फिक्र मत करो, ज्यादा से ज्यादा एक दिन में मैं तुम्हें गुप्त क्षेत्र में छिपने दूंगा। ऐसे आकाशीय दृश्य ने स्वाभाविक रूप से अनगिनत लोगों का ध्यान खींचा। मार्शल आर्ट्स की दुनिया के कई बड़े परिवारों ने इस अजीब दृश्य को देखा। दिल्ली, एक निश्चित विला में रौनक ने सिर उठाकर इस दृश्य को देखा और धीरे से बोला, कोई मार्शल संत रियलम में प्रवेश कर गया है। दक्षिण पश्चिम, एक सुनसान इलाके में रेहान भी इस अजीब दृश्य से आकर्षित हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, इतने सालों बाद आखिरकार कोई मार्शल संत रियलम में प्रवेश कर गया। कई पुराने दिग्गज जो सालों से हाफ सटेप मार्शल संत रियलम में अटके थे, ने भी उस पल अपनी आंखें खोलीं। कोई मार्शल संत रियलम में प्रवेश कर गया है। यह इस बात का सबूत है कि मौजूदा युग में अब मार्शल संत पैदा हो सकते हैं। यह अनगिनत लोगों का उत्सव था। मार्शल आर्ट्स की दुनिया के लिए ये निस्संदेह अच्छी खबर थी। उस पल एक निश्चित द्वीप के नीचे एक युवा इमॉर्टल स्लेइंग सेक्ट के मुख्य द्वार से बाहर निकला। उसके पास एक शाही अंदाज था, लेकिन उसमें एक असहज ठंडक थी। उसके पीछे दर्जनों लाशें थीं। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुखविंदर था। आखिरकार कोई मार्शल संत बन गया, सुखविंदर ने बुदबुदाया। हा 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 हा। कुछ पल बाद सुखविंदर की हंसी पूरे समुद्री क्षेत्र में फैल गई। डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन में पवेलियन मास्टर के चेहरे पर चिंता थी और वह बुदबुदाया, एक बार मार्शल संत पैदा हो गया तो डाउ प्रोटेक्टर्स के बीच का समझौता खत्म हो जाएगा। शिवम, तुम्हें अच्छे से छिपना होगा। ... दूसरी गुप्त क्षेत्र में मदन एक मरे हुए कुत्ते की तरह बिस्तर पर पड़ा था। इस बार उसकी चोटें और भी गंभीर थीं। उसके पास बोलने की ताकत भी नहीं थी। उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थीं। सिर्फ शरीर की रिकवरी में ही काफी समय लगेगा। मदन की हालत देखकर पुरुषोत्तम का चेहरा पीला पड़ गया। एक बार इज्जत खोना ठीक था, लेकिन तुम दूसरी बार भी इज्जत खो सकते हो। पुरुषोत्तम ने गुस्से में गाली दी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जब वह शिवम का मुकाबला नहीं कर सकता तो फिर जाकर पिटाई क्यों खानी थी। मदन ने अपने शरीर के दर्द को सहते हुए सारी ताकत लगाकर धीरे से कहा, मार मार शिवम को। पुरुषोत्तम ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, तुम अच्छे से आराम करो। इस बार तुम्हारा मरना नहीं हुआ, ये तुम्हारी किस्मत थी। अब शिवम की फिक्र तुम्हें नहीं करनी। फिर पुरुषोत्तम खड़ा हुआ और बाहर चला गया। हॉल में प्रवेश करते ही लॉन ब्रोज उत्साह से दौड़कर आए। मास्टर, अच्छी खबर, अच्छी खबर, लॉन ब्रोज ने उत्साह से कहा। कोई मार्शल संत बन गया है। पुरुषोत्तम अचानक खड़ा हुआ और हैरानी से बोला, तुमने जो कहा वह सच है। बिल्कुल सच है, मैंने अपनी आंखों से मार्शल संत का असामान्य दृश्य देखा। लॉन ब्रोज की उत्साहित आवाज कांप रही थी। पुरुषोत्तम ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। वह ठंडी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, बहुत अच्छा। डाउ प्रोटेक्टर की पाबंदी आखिरकार खत्म हो गई। हा हा हा। जाओ, मार्तंड को मेरे लिए बुलाओ। कुछ मिनट बाद मार्तंड हॉल में प्रकट हुआ। पुरुषोत्तम ने मार्तंड को 2 मार्शल संतों को दूसरी गुप्त क्षेत्र से बाहर ले जाकर शिवम को मारने का आदेश दिया। उसी समय रॉय परिवार ने भी यही आदेश जारी किया। सुकृत 2 मार्शल संतों को लेकर रॉय परिवार से बाहर निकला ताकि शिवम को मार सके और मोनिका को छीन ले। हर गुप्त क्षेत्र ने अपने मार्शल संतों को एक एक करके भेजा। उनका एकमात्र निशाना शिवम था। उस वक्त शिवम स्पिरिट स्प्रिंग के पास बैठा था और चुपचाप इंतजार कर रहा था। पता नहीं कौन मार्शल संत बन गया, शिवम का दिल उलझन में था। इस बार किसी के मार्शल संत रियलम में प्रवेश करने से मार्शल आर्ट्स की दुनिया का पूरा ढांचा बदल सकता था। शिवम ने चेतन की ओर देखा और पूछा, मिस्टर चेतन, इस गुप्त क्षेत्र को खोलने में और कितना समय लगेगा? चेतन ने कहा, 2 घंटे। शिवम ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है। वह वहां बैठा चुपचाप गुप्त क्षेत्र के खुलने का इंतजार करने लगा। 2 घंटे बहुत जल्दी बीत गए। बिल्कुल 2 घंटे में चेतन के सामने रोशनी की किरणें चमकीं। फिर शिवम के सामने एक विशाल प्रवेश द्वार दिखाई दिया। खुल गया। चेतन ने हल्के उत्साह के साथ कहा। शिवम ने उसका आभार माना और बोला, मुझे गुप्त चाबी दो। चेतन ने बिना समय गंवाए तुरंत गुप्त चाबी शिवम को सौंप दी। इसके बाद शिवम ने मोनिका की ओर देखा और बोला, मोनिका, तुम पहले अंदर जाओ। और तुम? मोनिका ने कुछ कंफ्यूजन के साथ पूछा। शिवम ने गहरी आवाज में कहा, मुझे डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन जाना है। अगर वे शिवम को नहीं ढूंढ पाए तो हो सकता था कि वे डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन पर अपना गुस्सा निकालें। शिवम का पवेलियन मास्टर के प्रति बहुत कर्ज था। वह नहीं चाहता था कि पवेलियन मास्टर इस वजह से मुसीबत में पड़े। मोनिका एक समझदार महिला थी। उसे पता था कि शिवम को जाना जरूरी था, इसलिए उसने ज्यादा बकवास नहीं की। उसने बस इतना याद दिलाया कि सावधान रहना और फिर गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गई। मोनिका के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद शिवम ने चेतन की ओर देखा। मिस्टर चेतन, तुम?
तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, है ना? चेतन ने शिवम की बात काट दी। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, तुम्हें कैसे पता? चेतन ने कहा, क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं गुप्त क्षेत्र की लोकेशन फैला दूंगा। हाँ, शिवम ने कुछ नहीं छिपाया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चेतन ने आश्चर्यजनक रूप से सहमति दे दी। समझदारी के लिए शुक्रिया, शिवम ने हाथ जोड़कर कहा। फिर वह चेतन को लेकर तेजी से किंगहे टाउन की ओर बढ़ा। दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन, दूसरी गुप्त क्षेत्र का निकास। मार्तंड अचानक 3 मार्शल संतों के साथ प्रकट हुआ। अत्सिक, बहुत समय बाद मैं दूसरी गुप्त क्षेत्र से बाहर आया हूँ। मार्तंड के बगल में किसी ने आह भरी। हाँ, 100 साल हो गए। ये सब उस गार्जियन की वजह से है, एक और व्यक्ति ने आह भरी। मार्तंड ने उनकी ओर देखा और बोला, खुश रहो कि तुम 100 साल बाद भी जिंदा हो। ये बात उठने पर तीनों सिहर उठे। 100 साल पहले अनगिनत मार्शल संतों की दुखद मौत का दृश्य अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा था। समय बर्बाद मत करो, जाओ और शिवम को ढूंढो, मार्तंड ने ठंडे लहजे में कहा। दूसरी तरफ एक ऊंचे पहाड़ पर सुकृत 2 मार्शल संतों के साथ बाहर निकला। शिवम, आखिरकार ये दिन आ गया, सुकृत ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसके चेहरे पर क्रूरता की एक झलक थी। सुकृत और दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के अलावा कई अन्य गुप्त क्षेत्रों ने भी अपने मार्शल संत भेजे थे। हालांकि उनकी ताकत दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन मोनिका का खून इतना आकर्षक था कि वे भी अपनी पूरी ताकत लगाने की योजना बना रहे थे। पूरा विश्व उदास था, मानो एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही हो। उस वक्त शिवम डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन की ओर तेजी से गाड़ी चला रहा था। लंबे समय बाद शिवम आखिरकार डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन पहुंच गया। उसने पवेलियन मास्टर का हाथ पकड़ा और वहां से निकलने को तैयार हुआ। लेकिन पवेलियन मास्टर रुक गई और गहरी आवाज में बोली, शिवम, तुम क्या कर रहे हो? शिवम ने जल्दी से कहा, जल्दी चलो, एक मार्शल संत प्रकट हो गया है। तुम्हें मेरे साथ गुप्त क्षेत्र में छिपने के लिए आना होगा। छिपना? पवेलियन मास्टर हल्के से हंस पड़ी। मुझे क्यों छिपना चाहिए? शिवम ने चिंतित होकर कहा, अगर वे मुझे नहीं ढूंढ पाए तो वे निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढने आएंगे। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकता। ये सुनकर पवेलियन मास्टर के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। उसने शिवम का हाथ छुड़ाया और फिर विशाल डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन की ओर देखा। उसने कहा, अगर मैं चली गई तो डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन का क्या होगा? उन कई फार्मासिस्टों का क्या होगा जो मुझ पर भरोसा करते हैं? शिवम तुरंत वहीं ठिठक गया। हाँ, अगर पवेलियन मास्टर नहीं रही तो डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन बिखर जाएगा। लोगों को जीने की जिम्मेदारियां होती हैं, पवेलियन मास्टर ने शांति से कहा। शिवम तुरंत शांत हो गया। उसने पवेलियन मास्टर की ओर देखा और भौहें सिकोड़कर पूछा, फिर तुम्हारा क्या होगा? पवेलियन मास्टर ने उदासीनता से कहा, फिक्र मत करो, मैं ठीक रहूंगी। वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं, मुझे नहीं। शिवम ने मुंह खोला और कुछ कहना चाहा, लेकिन पवेलियन मास्टर ने हाथ हिलाया और बोली, और समय बर्बाद मत करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। समय की कमी थी और शिवम को यह अच्छे से पता था। उसने दांत पीसे और बोला, पवेलियन मास्टर, फिर तुम्हें सावधान रहना होगा। ये कहकर शिवम कार में वापस लौटा और तेजी से वापस भागा। वापसी के रास्ते में शिवम को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। मार्शल संत का प्रकट होना शिवम की उम्मीदों से कहीं पहले हो गया था। इससे शिवम अपने आसपास के लोगों को समय पर नहीं बचा पाया। पवेलियन मास्टर के अलावा ग्रीन मून विला के कई लोग भी थे। बगल में बैठे चेतन ने शिवम का दर्द भांप लिया। उसने उदासीनता से कहा, बड़े काम करने वाले छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते, और तुम हर किसी को गुप्त क्षेत्र में नहीं ले जा सकते। इससे शक पैदा होगा। ये सुनकर शिवम ने धीरे से बुदबुदाया, मुझे माफ कर दो। उस वक्त उसके पास वाकई दूसरों की फिक्र करने का कोई रास्ता नहीं था। मार्शल संत के खिलाफ शिवम के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। रास्ते में शिवम ने अपनी ऊर्जा को दबाया और गुप्त क्षेत्र की ओर बढ़ा। चेतन दूसरी ओर अपने क्रिस्टल बॉडी से आसपास की ऊर्जा को भांप रहा था। मार्शल संत की ऊर्जा बहुत ताकतवर थी, उसका पता लगाना बहुत आसान होगा। रास्ते में कोई खतरा नहीं था। जब शिवम और चेतन गुप्त क्षेत्र पहुंचे तो उन्हें कोई मार्शल संत नहीं मिला। गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर चेतन ने कहा, मैं अब गुप्त क्षेत्र खोलूंगा। शिवम ने आभार माना। वह आसपास देखने लगा और चेतन के गुप्त क्षेत्र खोलने का इंतजार करने लगा। तभी शिवम को 3 ताकतवर ऊर्जाओं का एहसास हुआ जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थीं। यह एहसास शिवम के लिए बहुत जाना पहचाना था। यह मार्शल संत के शरीर से निकलने वाला खतरे का एहसास था। अरे नहीं, मार्शल संत आ रहा है। शिवम ने जल्दी से चेतन की ओर देखा। जल्दी करो, जल्दी, शिवम ने जल्दबाजी में कहा। चेतन चुप रहा। उसने आंखें बंद करके धीरे धीरे गुप्त क्षेत्र खोला। उस वक्त 3 मार्शल संत ग्रीन मून विला के प्रवेश द्वार पर प्रकट हो चुके थे।
ये लोग कोई और नहीं बल्कि मार्तंड और दूसरी गुप्त क्षेत्र से भेजे गए लोग थे। मार्तंड ने ठंडी नजरों से इस जगह को देखा और बोला, ये शिवम का सेक्ट है। ये कहकर मार्तंड ने अपनी आंखें हल्के से बंद की। उसने अपनी ताकतवर आत्मिक संवेदना छोड़ी और शिवम की तलाश शुरू की। मार्शल संत की आत्मिक संवेदना बहुत ताकतवर थी। किसी व्यक्ति को ढूंढना बहुत आसान था। खुल गया, तुम पहले अंदर जाओ। बिल्कुल इस नाजुक पल में चेतन ने गुप्त क्षेत्र खोल दिया। शिवम ने और देर नहीं की और जल्दी से गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जिस पल शिवम ने गुप्त क्षेत्र में कदम रखा, उसकी ऊर्जा भी इस दुनिया से गायब हो गई। फिर चेतन भी तुरंत पीछे पीछे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया। गुप्त क्षेत्र धीरे धीरे बंद हुआ और सब कुछ सामान्य हो गया। शिवम तेजी से हौंफ रहा था और उसके माथे पर पसीने की एक परत बन गई थी। मौत के करीब आने का यह एहसास शिवम की पीठ को ठंडा कर रहा था। मार्शल संत का दबाव बहुत ज्यादा है, शिवम ने गहरी सांस लेते हुए कहा और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। मुझे लगता है कि उन्हें तुम्हारी मौजूदगी का पता नहीं चला होगा, चेतन ने बगल से कहा। शिवम ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी और बोला, उम्मीद है ऐसा ही हो। फिर शिवम ने अपने सामने की दुनिया को देखा। ये गुप्त क्षेत्र शिवम की कल्पना से कहीं बड़ा था। ये दूसरी गुप्त क्षेत्र से भी कम नहीं था। आसपास का माहौल किसी जन्नत की तरह था। जमीन से आने वाली ऊर्जा लोगों को गर्माहट दे रही थी। शिवम ने पहले कभी इतनी घनी ऊर्जा नहीं देखी थी। इस माहौल को देखकर शिवम को शक हुआ कि ताओ युवानमिंग का पैराडाइज असली था। कितनी घनी ऊर्जा है, शिवम ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। उसका पूरा शरीर बहुत सुकून में था। घनी ऊर्जा वाले माहौल में लोगों के शरीर के कार्य बेहतर होते हैं और उनकी उम्र भी बढ़ती है। यहाँ की ऊर्जा वाकई बहुत घनी है, लेकिन इसमें एक घातक खामी है, चेतन ने अचानक कहा। खामी? शिवम ने जल्दी से चेतन की ओर देखा। चेतन ने सिर हिलाया और बोला, इस गुप्त क्षेत्र में एक छोटा सा गैप है। हालांकि यह बहुत छोटा है, लेकिन यह आपदा ला सकता है। ये कहते हुए चेतन ने प्रवेश द्वार की दिशा में इशारा किया और बोला, पास का स्पिरिट स्प्रिंग इसी गैप की वजह से पैदा हुआ है। शिवम की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। दूसरे शब्दों में, ये गैप दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकता है, शिवम ने गहरी आवाज में कहा। चेतन ने सिर हिलाया और बोला, सैद्धांतिक रूप से हाँ। शिवम का चेहरा तुरंत बहुत बदसूरत हो गया। अगर ऐसा था तो ये गुप्त क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं था। लेकिन ज्यादा फिक्र मत करो, ये गैप बहुत छोटा है और आम लोगों के लिए इसे खोज पाना बहुत मुश्किल होगा। चेतन ने अचानक बात का रुख बदला। शिवम कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, एक एक कदम चलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इससे पहले कि कोई इसे खोज ले, मैं मार्शल संत रियलम में प्रवेश कर जाऊं। फिर शिवम ने बड़े कदमों से आगे बढ़ा। उसने अपनी आत्मिक संवेदना छोड़ी और मोनिका की तलाश शुरू की। ... उस वक्त बाहरी दुनिया में मार्तंड और बाकियों को शिवम की ऊर्जा का पता नहीं चला। जिस पल उसने अपनी आत्मिक संवेदना छोड़ी, शिवम गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। वह यहाँ नहीं है, मार्तंड ने ठंडे लहजे में कहा। यहाँ के लोगों से पूछो, मार्तंड ने आदेश दिया। उसके बगल का मार्शल संत तुरंत हवा में उड़ गया और ग्रीन मून विला को ऊपर से देखने लगा। फिर उसने उदासीनता से कहा, यहाँ का सेक्ट मास्टर कौन है? बाहर आकर मुझसे मिलो। उसकी आवाज जोरदार नहीं थी, लेकिन यह एक गड़गड़ाहट की तरह थी जो कानों के पास फटी। सभी लोग इस आवाज से सन्न रह गए। सोनाक्षी जल्दी से हॉल से बाहर निकली। उसने हवा में खड़े मार्शल संत की ओर देखा और धीरे से बोली, मैं यहाँ की सेक्ट मास्टर हूँ। आप कौन हैं? मार्शल संत की बात नहीं कही। उसने बस अपनी हथेली हल्के से उठाए और एक जबरदस्त ताकत ने सोनाक्षी को सीधे उसके सामने खींच लिया। सोनाक्षी का शरीर हवा में लटक गया और उसके चेहरे पर डर की एक झलक दिखाई दी। शिवम कहाँ है? मार्शल संत ने ठंडे लहजे में पूछा। सोनाक्षी ने जल्दी से कहा, मुझे नहीं पता। शिवम बहुत समय से वापस नहीं आए। तुम्हें नहीं पता? मार्शल संत ने अपनी आंखें सिकुड़ी और एक डरावना दबाव तुरंत उसकी ओर बढ़ा। उसकी नजरें सीधे सोनाक्षी की आत्मिक संवेदना को भेदने लगीं। ये थी मार्शल संत की ताकत। मार्शल संत के सामने किसी को झूठ बोलने का हक नहीं था। सोनाक्षी को लगा कि उसका दिमाग खाली हो गया और दुनिया उसके सामने घूमने लगी। शिवम कहाँ है? मार्शल संत ने फिर से पूछा। सोनाक्षी को बस एक ट्रांस जैसा महसूस हुआ, मानो उसे सम्मोहित कर दिया गया हो। वह अपने विचारों को छिपा नहीं पाए। शिवम, वह दिल्ली में है। सोनाक्षी ने ट्रांस में बुदबुदाया। सोनाक्षी को बिल्कुल नहीं पता था कि शिवम इस बार वापस आया था, इसलिए उसे हमेशा लगता था कि शिवम अभी भी दिल्ली में है। दिल्ली? मार्शल संत ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने सोनाक्षी को एक तरफ फेंक दिया और मार्तंड के पास चला गया। शिवम दिल्ली में है, उसने मार्तंड की ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा। मार्तंड ने भौहें सिकोड़कर ठंडी सांस ली और बोला, शिवम दिल्ली में है। तुरंत वापस जाओ और उसे ढूंढो। ... उस वक्त शिवम मोनिका की तलाश कर रहा
था। इस गुप्त क्षेत्र के सामने एक बड़ा जंगल था जिसमें अनगिनत पेड़ थे। इस जंगल को पार करने के बाद वहां एक रिहायशी इलाका था। रिहायशी इलाका कुछ साधारण और कच्चा था, लेकिन छोटा नहीं था। इस रिहायशी इलाके को देखकर शिवम को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह रिहायशी इलाका एक आम रिहायशी इलाके जैसा था। ये बेहद साधारण और कच्चा था। यह शायद किसी बड़े शख्स द्वारा बनाया गया गुप्त क्षेत्र होगा, चेतन ने बगल से कहा। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, ये किसी सेक्ट जैसा नहीं लगता। इस विशाल गुप्त क्षेत्र में सिर्फ एक रिहायश थी। इसके अलावा वहां पेड़ और जंगल थे। इतने बड़े गुप्त क्षेत्र को रिहायश के लिए इस्तेमाल करना वाकई बहुत ज्यादा है, शिवम ने आह भरते हुए कहा। चेतन ने बगल से कहा, ये वाकई बहुत ज्यादा है, लेकिन ये गुप्त क्षेत्र सचमुच बहुत बड़ा नहीं माना जा सकता। शिवम ने आश्चर्य से चेतन की ओर देखा और बोला, बहुत बड़ा नहीं? क्या इससे भी ज्यादा डरावने गुप्त क्षेत्र हैं? चेतन ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, मेरे गुप्त क्षेत्रों पर शोध के अनुसार एक टॉप ग्रेड गुप्त क्षेत्र को असल दुनिया माना जा सकता है। इसे मौजूदा दुनिया पर निर्भर रहने की भी जरूरत नहीं होती। शिवम चुपचाप हैरान रह गया। कल्टीवेशन वाकई एक लंबा रास्ता था। एक असली टॉप ग्रेड कल्टीवेटर की ताकत कितनी डरावनी होगी, वह सोच भी नहीं सकता था। शिवम ने सिर हिलाया। ये सब उसके लिए बहुत दूर की बातें थीं। अभी सबसे जरूरी था कि जल्द से जल्द मार्शल संत रियलम में प्रवेश करना। फिर शिवम चेतन को लेकर उस कमरे में गया। कमरे में घुसते ही उन्होंने मोनिका को कमरा साफ करते देखा। शिवम को देखते ही मोनिका तेजी से आगे बढ़ी और पूछा, पवेलियन मास्टर कहाँ हैं? शिवम ने सिर हिलाया और बोला, वह नहीं आई। मोनिका ने और सवाल नहीं किए और सिर्फ सिर हिलाया। फिर शिवम ने मोनिका के साथ मिलकर कमरे को अंदर बाहर से साफ किया। इस तरह उनके पास रहने की जगह हो गई। खाली होने के बाद शिवम ने गहरी सांस ली और आसपास से आने वाली ऊर्जा को महसूस किया। इस तरह के माहौल में मुझे लगता है कि मैं जल्द ही मार्शल संत रियलम में प्रवेश कर लूंगा, शिवम ने सोचा। बात करते करते अचानक शिवम की नजरें डगमगा गईं और उसने मुंह से खून उगल दिया। ये चौंकाने वाला खून देखकर मोनिका के गोरे चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम घायल हो? मोनिका ने शिवम का चेहरा छूते हुए चारों ओर देखा। शिवम ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और सिर हिलाया। नहीं, यह एक छिपी बीमारी है। छिपी बीमारी? क्या माजरा है? मोनिका ने भौहें सिकुड़कर शिवम को ठंडी नजरों से देखा। शिवम को मजबूरी में मोनिका को सब कुछ बताना पड़ा। बस जैसे ही मैं मार्शल संत बन जाऊंगा, ये घाव अपने आप गायब हो जाएगा, शिवम ने कहा। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन मोनिका अभी भी बहुत चिंतित दिख रही थी। कुछ देर बाद मोनिका ने अचानक कहा, क्या तुम मुझे कल्टीवेशन सिखा सकते हो? शिवम थोड़ा हैरान हुआ, फिर मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल। मोनिका के शरीर में वह खून था जो सभी गुप्त क्षेत्रों को दीवाना बना देता था। अगर वह कल्टीवेशन शुरू करती तो उसका भविष्य असीमित होगा। और दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन और कपिल ने कहा था कि अगर मोनिका ने कल्टीवेशन शुरू किया तो यह एक बेहद डरावनी बात होगी। आंगन में शिवम मोनिका को सांस लेने की तकनीक सिखा रहा था, कदम दर कदम। बस आधे घंटे में मोनिका ने इस सांस लेने की तकनीक को सीख लिया। आसपास की ऊर्जा झरने की तरह मोनिका के शरीर की ओर बढ़ी। उसकी ऊर्जा बहुत कम समय में बढ़ने लगी। ये देखकर शिवम हैरान रह गया। ऐसी गति तो वह खुद भी नहीं पा सका था। इतनी तेज, शिवम ने धीरे से कहा। बगल में खड़े चेतन ने भी आंखें फाड़कर कहा, राठौर परिवार ने उसे कभी कल्टीवेट क्यों नहीं करने दिया? ये तो बस एक स्वर्गीय उपहार को बर्बाद करना है। जैसे जैसे मोनिका सांस लेती और छोड़ती, उसकी पहले से गोरी त्वचा और भी चमकदार हो गई। एक अलौकिक स्वभाव उसे किसी परी की तरह बना रहा था। कुछ मिनट बाद मोनिका ने अपनी आंखें खोलीं। उसने अपनी आंखें झपकाईं और सावधानी से पूछा, क्या ये सही है? शिवम वापस होश में आया और जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सही। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? मोनिका ने होंठ बिचकाते हुए कहा। शिवम के मुंह पर कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई। मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। तुम्हारे कल्टीवेशन ने मुझ पर बहुत दबाव डाल दिया है, शिवम ने बेबसी से सिर हिलाते हुए कहा। बगल में खड़े चेतन ने भी अंगूठा दिखाया और बोला, राठौर परिवार की मिस मोनिका के लिए यही उम्मीद थी। तुम्हारा कल्टीवेशन भी इतना शानदार है। दोनों की तारीफों ने मोनिका को थोड़ा शर्मिंदा कर दिया। तो क्या मुझे भी तुम्हारे साथ कल्टीवेट करना चाहिए? मोनिका ने सुझाव दिया। बिल्कुल, शिवम ने जोर से सिर हिलाया। इसके बाद शिवम ने और समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपने स्पेटियल आर्टिफैक्ट से अपनी चीजें निकाली और कल्टीवेशन शुरू कर दिया। वर्तमान में शिवम के लिए सबसे तेज अवशोषण गति यिन हॉट और आइस ग्लेज हॉट से थी। इसलिए शिवम ने जानबूझकर मोनिका से अपनी स्थिति अलग कर ली। उसने आइस ग्लेज हॉट को हवा में लटकाया और हेवन डिवोरिंग तकनीक का उपयोग करके धीरे धीरे आइस ग्लेज हॉट से निकलने वाली ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। ... डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन। सुकृत 2 मार्शल संतों के साथ चौराहे पर खड़ा था।
उसने आसपास नजर दौड़ाई और उदासीनता से कहा, डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन के पवेलियन मास्टर को बुलाओ, मुझसे मिलने के लिए। थर्ड एल्डर ने भौहें सिकोड़कर पूछा, आप कौन हैं? आप हमारे पवेलियन मास्टर से क्यों मिलना चाहते हैं? सुकृत ने उसकी ओर देखा और बोला, तुम्हें मुझसे बात करने का हक नहीं है। थर्ड एल्डर ने मुंह खोला और कुछ कहने ही वाला था कि सुकृत के पीछे खड़े मार्शल संत ने अचानक अपनी हथेली उठाई। मार्शल संत ने अपनी उंगलियों को हल्के से दबाया और थर्ड एल्डर का शरीर तुरंत टेढ़ा मेढ़ा हो गया। एक जबरदस्त ताकत ने थर्ड एल्डर की सारी हड्डियों को चटकने पर मजबूर कर दिया। थर्ड एल्डर का शरीर जल्दी से सिकुड़ गया और उसके अंदरूनी अंग उस पल निचुड़ गए। कुछ ही सेकंड में थर्ड एल्डर का शरीर सीधे खून की धुंध में बदल गया। ये देखकर आसपास के लोग सन रह गए। सब ने एक कदम पीछे लिया और सामने खड़े लोगों को डर भरी नजरों से देखने लगे। सुकृत ने उदासीनता से कहा, जाओ और डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन के पवेलियन मास्टर को मेरे लिए बुलाओ, वरना मुझे दोष मत देना कि मैंने बेरहमी की। मेरे डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन में आकर बिना वजह लोगों को मारना शायद जायज नहीं है। तभी पवेलियन मास्टर धीरे धीरे पास से आए। इस औरत को देखकर सुकृत के चेहरे पर वासना की एक झलक दिखी। वह अपनी जीभ से होंठ चाटते हुए बोला और उसके मुंह पर एक शैतानी मुस्कान उभरी। मुझे नहीं पता था कि मशहूर डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन का पवेलियन मास्टर इतनी खूबसूरत औरत होगी, सुकृत ने आंखें सिकोड़कर कहा। पवेलियन मास्टर ने भौहें सिकोड़ी और ठंडी आवाज में बोली, तुम मेरे डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन में क्यों आए हो? सुकृत ने खांसकर कहा, मैं शिवम को ढूंढने आया हूँ। क्या तुम्हें पता है कि शिवम कहाँ है? मुझे नहीं पता। कुल मिलाकर वह मेरे डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन में नहीं है, पवेलियन मास्टर ने न तो झुकते हुए और न ही डरते हुए कहा। सुकृत ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, कौन नहीं जानता कि तुम्हारा डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन का पवेलियन मास्टर शिवम को बहुत चाहता है। अगर वह डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन में नहीं है तो भी तुम्हें पता होगा कि वह कहाँ है। बोलो, हमें जबरदस्ती करने के लिए मजबूर मत करो। वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही सुकृत के पीछे खड़े दो मार्शल संतों ने एक कदम आगे बढ़ाया। दो मार्शल संतों का सामना करते हुए पवेलियन मास्टर ज्यादा घबराई नहीं। शांत चेहरे के साथ उसने कहा, मुझे नहीं पता कि शिवम कहाँ है और तुम्हें मुझसे पूछने नहीं आना चाहिए था। सुकृत ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, तो क्या तुम्हें पता है कि मोनिका कहाँ है? मेरी जानकारी के मुताबिक वह तुम्हारे साथ काफी समय रही थी, है ना? पवेलियन मास्टर ने सिर हिलाया और बोली, शिवम उसे पहले ही ले गया है। तो वे कहाँ गए? सुकृत के बगल में खड़े दो मार्शल संतों को जैसे सब्र खत्म हो गया। मुझे नहीं पता, पवेलियन मास्टर ने ठंडे लहजे में कहा। तुम मौत को बुला रही हो? एक मार्शल संत तुरंत गुस्से में आ गया। उसने अपने शरीर का दबाव छोड़ा और अचानक अपनी हथेली बढ़ाई। जैसे ही उसने अपनी हथेली बढ़ाई, पवेलियन मास्टर का शरीर अनियंत्रित रूप से उसकी हथेली की ओर उड़ गया। पट, केवल मांस के टकराने की आवाज सुनाई दी जब मार्शल संत की पतली हथेली ने पवेलियन मास्टर की गोरी गर्दन को जकड़ लिया। एक जबरदस्त ताकत फैली और पवेलियन मास्टर का चेहरा तुरंत मृत्यु सा पीला पड़ गया। उसी समय मार्शल संत की आत्मिक संवेदना अचानक फट पड़ी और पवेलियन मास्टर की भौहों के बीच की ओर दबाव डाला। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी आत्मिक संवेदना को जबरदस्ती पढ़ना चाहता हो। पवेलियन मास्टर ने भी उसकी हरकत को भांप लिया। उसका चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मिक संवेदना को नियंत्रित करने की कोशिश की ताकि उसे जबरदस्ती न पढ़ा जा सके। दोनों ताकतें जैसे एक दूसरे से लड़ रही थीं। पवेलियन मास्टर की आत्मिक संवेदना अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, यहाँ तक कि एक मार्शल संत भी इसे कम समय में जबरदस्ती तोड़ नहीं सका। कमबख्त, इस मार्शल संत ने मन ही मन गाली दी। इस औरत की चेतना बहुत मजबूत है। मुझे डर है कि इसे जबरदस्ती पढ़ना आसान नहीं होगा। ये सुनकर सुकृत की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पवेलियन मास्टर की ओर ठंडी नजरों से देखा और बोला, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बस इतना बता दो कि शिवम कहाँ है और मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। पवेलियन मास्टर चुप रही। उसने अपनी आंखें हल्के से बंद की और सुकृत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सुकृत ने आंखें सिकोड़ी और बोला, तुम नहीं बोलोगी, है ना? ठीक है, फिर मैं तुम्हारे डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन के फार्मासिस्टों को तब तक मारूंगा जब तक तुम नहीं बोलती। वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही सुकृत ने हाथ हिलाया और एक फार्मासिस्ट को सीधे मार डाला। ये देखकर पवेलियन मास्टर का दिल डूब गया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी शांत था। तुम अभी भी नहीं बोलोगी, है ना? सुकृत पवेलियन मास्टर के सामने चला गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे पवेलियन मास्टर के चेहरे को सहलाया। मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हें नंगा करके बिस्तर पर फेंक दूंगा। उस वक्त हा, पवेलियन मास्टर का चेहरा आखिरकार बदल गया। उसने अपनी आंखें खोली और ठंडे लहजे में बोली, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? मैं कौन सी कीमत चुकाऊंगा? हा। सुकृत जोर से हंसा। तुम्हें नहीं लगता कि मैं मजाक कर रहा हूँ, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, जब हम बिस्तर पर होंगे मैं वादा करता हूं कि तुम मौत की भीख मांगोगी।
पवेलियन मास्टर ने दांत पीसे और एक शब्द नहीं बोला। सुकृत ने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। ये कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया और पवेलियन मास्टर के कपड़ों को खींचने लगा। रुको। तभी दरवाजे से एक आवाज आई। वह मुड़ा और देखा कि दरवाजे पर दो लोग खड़े थे। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि रौनक और रेहान थे। इन दोनों को एक साथ देखना दुर्लभ था। रौनक, रेहान। सुकृत ने इन दोनों को देखकर ठंडी हंसी हंसी। रौनक ने पवेलियन मास्टर की ओर इशारा किया और बोला, उसे नीचे उतारो। सुकृत ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह पहले का जमाना है? क्या तुम मार्शल संत को हरा सकते हो? रौनक ने ठंडे लहजे में कहा, बिल्कुल, मैं मार्शल संत का मुकाबला नहीं कर सकता। तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे दोष मत देना कि मैंने बेरहमी की। सुकृत ने जोर से चिल्लाया। उसी समय दो मार्शल संतों ने भी रौनक की ओर देखा। रौनक ने अपनी सिगरेट का एक कश लिया और उसे जमीन पर फेंककर पैर से कुचल दिया। वह ठंडे लहजे में बोला, क्या तुम्हें लगता है कि यह वह जमाना है जहां मार्शल आर्टिस्ट्स का बोलबाला है? सुकृत ने भौहें सिकोड़ी और बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? रौनक ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, अगर मैं मार्शल संत का मुकाबला नहीं कर सकता तो उनके बारे में क्या ख्याल है? वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही बाहर से पूरी तरह लैस योद्धाओं की एक पंक्ति दौड़ती हुई आई। इतना ही नहीं, आधुनिक हथियार जल्दी से प्रवेश द्वार पर जमा हो गए। ये ठंडे हथियार सुकृत और बाकियों की ओर तने थे और माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। तुमने मुझे मजबूर किया, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा कौन सा गुप्त क्षेत्र है। एक गोली से सब खत्म। रौनक ने जोर से चिल्लाया। ये देखकर सुकृत का चेहरा कुछ बदसूरत हो गया। ऐसा नहीं था कि वह इन हथियारों से डर गया था, बल्कि वह आधिकारिक ताकतों से सीधे टकराव नहीं चाहता था। यंग मास्टर सुकृत, छोड़ दो, एक मार्शल संत ने धीरे से कहा। बाहर आने से पहले पितृसत्ता ने कहा था कि हमें आधिकारिक ताकतों से टकराव से बचना चाहिए। हालांकि सुकृत अनिच्छुक था, फिर भी उसने गहरी सांस ली और ठंडे लहजे में बोला, ठीक है रौनक, मैं तुम्हें इज्जत देता हूँ। ये कहकर उसने पवेलियन मास्टर को एक कड़ी नजर दी और बोला, मैं तुम्हें बता दूं, मोनिका हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं ऐसे ही हार नहीं मानूंगा। ये कहकर सुकृत मुड़कर चला गया। रौनक ने ठंडी सांस ली। वह तेजी से पवेलियन मास्टर के पास गया और बोला, क्या हाल है? तुम ठीक हो? पवेलियन मास्टर ने सिर हिलाया और खड़ी होकर बोली, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया ऑफिसर रौनक। रौनक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक थी। अब सरकार को एक टॉप क्लास विशेषज्ञ बनाने का समय आ गया है, रेहान ने धीरे से कहा। ... दूसरी तरफ मार्तंड और बाकी लोग भी शिवम की तलाश कर रहे थे, लेकिन एक पूरा दिन बिताने के बाद भी वे शिवम को नहीं ढूंढ पाए। लॉर्ड मार्तंड, वह औरत शायद झूठ बोल रही थी, एक मार्शल संत ने कहा। कमबख्त, अगर हम शिवम को नहीं ढूंढ पाए तो उसके आसपास के लोगों से शुरू करेंगे। जब तक वह सामने नहीं आता, हम तब तक मारेंगे जब तक वह सामने नहीं आता, एक और मार्शल संत ने ठंडे लहजे में कहा। मार्तंड ने उनकी ओर देखा और भावहीन चेहरा लिए बोला, इसका उनसे क्या लेना देना? मैं ऐसी नीच हरकत नहीं करना चाहता। हाँ, आप तो बहुत नेक हैं, दो मार्शल संतों ने तंज कसा। मार्तंड ने ठंडी नजरों से उनकी ओर देखा और ठंडे लहजे में बोला, मैं न सिर्फ ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें भी ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। अब मैं इंचार्ज हूँ। ये कहकर मार्तंड मुड़कर चला गया। हालांकि दो मार्शल संत अनिच्छुक थे, फिर भी वे उसके पीछे पीछे चले गए। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। मार्शल आर्ट्स फोरम ने जल्दी से एक आंकड़ा निकाला। 3 दिनों में दुनिया में कुल 7 मार्शल संत प्रकट हुए और उनमें से 6 गुप्त क्षेत्र से आए थे, और ये मार्शल संत मोनिका की वजह से प्रकट हुए थे। ... उस वक्त स्पिरिट स्प्रिंग गुप्त क्षेत्र में शिवम धीरे धीरे आइस एंड स्नो ग्लेज्ड हॉट को अवशोषित कर रहा था। उसकी ऊर्जा लगातार बढ़ रही थी और मोनिका शिवम के पास थी। वह कभी ध्यान करती और कभी खड़ी होकर शिवम का पसीना पोंछती। शायद मोनिका के पास होने की वजह से शिवम का इस बार का कल्टीवेशन पहले से कहीं तेज था। चाहे वह ऊर्जा की वृद्धि हो या अवशोषण की गति, ये पहले से कहीं तेज थी। शिवम के सिर के ऊपर लटक रहा आइस एंड स्नो ग्लेज्ड हॉट तेजी से खपत हो रहा था। उसके शरीर का हर हिस्सा रोशनी से चमक रहा था। उसकी गोल्डन कोर के आसपास ऊर्जा की हल्की हल्की रेखाएं चमक रही थीं, जो एक रहस्यमयी चमक बिखेर रही थीं। हन पैलेस के पैलेस मास्टर ने दावा किया था कि इस चीज को निगलने से वह मार्शल संत रियलम में प्रवेश कर सकता है, लेकिन शिवम के लिए यह एक असंभव सी बात लग रही थी। मोनिका शिवम के पास बैठी थी। वह अपनी ठुड्डी पकड़े हुए शिवम को चुपचाप देख रही थी। उसके चेहरे पर अनजाने में एक मुस्कान आ गई। पलक झपकते ही 1 हफ्ता बीत गया। इस 1 हफ्ते में मोनिका ने आधिकारिक रूप से कल्टीवेशन की राह पर कदम रख दिया था। घनी ऊर्जा वाले माहौल में मोनिका की प्रगति को तेज कहा जा सकता था। उसके शरीर का खून जैसे उबल रहा था।
राठौर परिवार का पूरा खून उसे बहुत तेजी से कल्टीवेट करने दे रहा था। बस एक छोटे से हफ्ते में वह ग्रैंड मास्टर रियलम में प्रवेश कर चुकी थी। ऐसी गति, यहाँ तक कि उस वक्त के शिवम भी इसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरते थे। ... बाहरी दुनिया में पूरा विश्व शिवम और मोनिका की तलाश में जुटा हुआ था। चाहे वह दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन हो या कई बड़े संगठन और ताकतें, सभी पूरे विश्व में शिवम की तलाश कर रहे थे। लेकिन उन्होंने लगभग पूरे फायर देश को छान मारा, फिर भी वे शिवम को नहीं ढूंढ पाए। कुछ ही दिनों में शिवम जैसे दुनिया से गायब हो गया था। अजीब बात है, आखिर शिवम गया कहाँ? एक हाई एंड होटल में सुकृत ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए धीरे से बोला, दुनिया इतनी बड़ी है, मुझे नहीं लगता कि वह हवा में गायब हो सकता है। शिवम को ढूंढ पाओ या न ढूंढ पाओ, लेकिन मोनिका को हर हाल में पहले ढूंढना होगा, मार्शल संत ने धीरे से कहा। सबको साफ साफ पता है कि मोनिका का खून क्या मायने रखता है। अगर वह किसी और के हाथों में पड़ गया तो मुसीबत हो जाएगी। ये सुनकर सुकृत की आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, अगर शिवम सामने नहीं आता तो उसके आसपास के लोगों को मारो। तब तक मारो जब तक वह सामने नहीं आता। खिड़की के सामने खड़े होकर सुकृत की आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखी। मुझे ही खलनायक बनने दो, सुकृत ने दांत दिखाते हुए ठंडी हंसी हंसी। उसने अपना फोन निकाला और शंभिका और बाकियों को फोन करके दावा किया कि उसने उन्हें दावत के लिए बुलाया है। शाम को दिल्ली के कई बड़े परिवारों के युवा मास्टर ग्रीन मून विला में बुलाए गए। सुकृत ने हमें अचानक दावत के लिए क्यों बुलाया? उसका क्या इरादा है? सूरज ने कुछ शक के साथ पूछा। बगल में खड़े अमन ने ठंडी सांस ली और बोला, वह एक चालाक और धूर्त इंसान है। उसे देखकर मुझे घिन आती है। अगर मेरे पिताजी ने मुझसे गुप्त क्षेत्र के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने को नहीं कहा होता तो मैं कभी नहीं आता। वात्सल्य ने भी सिर हिलाया और बोला, हाँ, जब से कोई मार्शल संत रियलम में प्रवेश कर गया है, गुप्त क्षेत्र पूरी तरह से लोगों के सामने आ गया है। उनके पास मौजूद संसाधनों ने कई लोगों को ललचाया है। सब लोग उत्साह से चर्चा कर रहे थे, लेकिन शंभिका चुप रही। उसके दिल में एक बुरी आशंका थी। तभी सुकृत अचानक 2 मार्शल संतों के साथ वहां पहुंचा। मार्शल संतों के प्रकट होते ही एक जबरदस्त दबाव का एहसास हुआ। यहां तक कि दिल्ली के जीनियस भी उस पल अपने दिल की धड़कन को महसूस कर रहे थे। सबका स्वागत है, सुकृत ने छोटे आदमी की तरह पाई की तरह कामयाबी की हंसी के साथ भीड़ को देखा। अमन ने ठंडी सांस ली और अपना चेहरा एक तरफ कर लिया। सुकृत को परवाह नहीं थी। उसने उदासीनता से कहा, सब लोग मुझे इज्जत देने आए हैं। मैं, सुकृत, यहाँ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यंग मास्टर सुकृत, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे बोलो। सब लोग बहुत बिजी हैं, वात्सल्य ने सुकृत की बात काटते हुए कहा। सुकृत जल्दबाजी में नहीं था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस दौरान हम शिवम की तलाश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सब जानते हैं। क्या यहाँ किसी को उसका पता मालूम है? हमें कैसे पता होगा? और अगर पता भी होता तो हम तुम्हें नहीं बताते, अमन ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। सुकृत जोर से हंसा और बोला, शिवम को ढूंढने के लिए हम किसी भी कीमत पर और किसी भी तरीके का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। आज मैं आप सबको हमारे रॉय परिवार के तरीके का अनुभव कराऊंगा। ये कहकर सुकृत 2 मार्शल संतों के साथ ग्रीन मून विला में घुस गया। ग्रीन मून विला में शांति थी और सुकृत वहां एक ऐसे भगवान की तरह खड़ा था जो जिंदगी को नियंत्रित करता हो। सुकृत के आने के साथ ग्रीन मून विला के कई शिष्य भी एक एक करके बाहर निकले। उनमें से लीडर स्वाभाविक रूप से सोनाक्षी थी। पता नहीं यंग मास्टर सुकृत मेरे ग्रीन मून विला में क्यों आए हैं? सोनाक्षी आगे बढ़ी और हल्के से झुकी। सुकृत ने सोनाक्षी की ओर देखा और उदासीनता से बोला, मेरी जानकारी के मुताबिक ये ग्रीन मून विला शिवम से गहराई से जुड़ा हुआ है। अब शिवम ने तुम्हें छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग लिया। मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा। बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनकर सबके मन में एक बुरी आशंका जाग उठी। कोई जवाब नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, सुकृत ने धीरे से कहा। अगले ही सेकंड उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने अचानक अपनी हथेली बढ़ाई। ग्रीन मून विला का एक शिष्य तुरंत उसके हाथ में फंस गया। जबरदस्त ताकत ने उस शिष्य को हिलने डुलने से रोक दिया। सुकृत ने सबकी ओर देखा और ठंडे लहजे में बोला, ये तो बस शुरुआत है। जब तक शिवम सामने नहीं आता मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा। वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही सुकृत ने अपने तेज नाखून बढ़ाए और उस शिष्य की त्वचा को खींच लिया। उसकी हथेली एक तेज ब्लेड की तरह थी जिसने उस शिष्य की त्वचा में सीधे एक छेद कर दिया। सबके सामने सुकृत ने उसकी इंसानी त्वचा को छील दिया। ऐसा चौंकाने वाला दृश्य देखकर सबने सांस थाम ली और कुछ लोग तो उसी वक्त उल्टी कर बैठे। आखिरकार किसी ने डर को सहन न कर पाने की वजह से जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं ग्रीन मून विला छोड़ना चाहता हूँ। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो।
ये देखकर सुकृत के चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभरी। उसने अपने बगल के 2 मार्शल संतों की ओर देखा और वे तुरंत समझ गए। उन्होंने अपनी हथेलियां हल्के से बंद की और ग्रीन मून विला का पूरा स्थान तुरंत सील हो गया। भागना नामुमकिन था। अब पीछे हटना चाहते हो तो बहुत देर हो चुकी है, सुकृत ने दांत दिखाते हुए क्रूर मुस्कान के साथ कहा। ये देखकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। हालांकि दिल्ली के इन युवा मास्टर्स ने हमेशा आम मार्शल आर्टिस्ट्स को हल्के में लिया था, लेकिन वे भी उच्च शिक्षा प्राप्त लोग थे। ऐसी क्रूर हरकतों को कोई सहन नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें धीरे धीरे यातना दूंगा, फिक्र मत करो, मेरे पास कई तरीके हैं, सुकृत ने ठंडी हंसी के साथ कहा। जल्द ही मैं ग्रीन मून विला को धरती पर असली नरक में बदल दूंगा। अमन ने बगल से चिल्लाकर कहा। सुकृत, तुम कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर जा रहे हो। सुकृत ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ज्यादा? अमन ने दांत पीसे और बोला, अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो इतने क्रूर तरीकों की क्या जरूरत है। सुकृत ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, इसका तुमसे क्या लेना देना, कमबख्त। अमन ने अपनी सूट उतारी और सुकृत की नाक की ओर उंगली दिखाते हुए गाली दी, क्या तुम मुझसे 300 राउंड लड़ने की हिम्मत करते हो। सुकृत ने आंखें सिकुड़ी और ठंडी हंसी हंसी, क्या तुम इन चींटियों के लिए मेरा दुश्मन बनना चाहते हो। सुकृत ने अमन को घमंड भरी नजरों से देखा। उसने अमन को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। अरे तुझसे तो अच्छा ही है। अमन ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी मुट्ठी बांधी और सुकृत की ओर दौड़ा। लेकिन तभी सुकृत के पीछे खड़े 2 मार्शल सेंट्स ने हमला कर दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी उंगलियां उठाईं और अमन को दर्जनों मीटर दूर उड़ा दिया। उसकी छाती की हड्डियां भी टूट गईं। सुकृत के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, मार्शल सेंट लेवल से नीचे वाले तो बस कीड़े मकड़े हैं। अमन, मैंने सिर्फ उंगली उठाई और तुम्हें मार डाला। अरे तुझसे तो अच्छा ही है। अमन जमीन से उठा और फिर से सुकृत की ओर दौड़ा, लेकिन साचिन और बाकियों ने जल्दी से अमन को रोक लिया और उसे शांत रहने का इशारा किया। सुकृत, मैंने सोचा था तुम जेंटलमैन हो, लेकिन तुम तो इतने नीच और घिनौने निकले। हम एक जैसे नहीं हैं। अलविदा, साचिन ने ठंडे लहजे में कहा। सुकृत, अलग रास्ते अलग रणनीतियां। जाओ जी, तुम्हें जल्द ही मारने आएगा। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूं, उम्मीद है मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकूं। दिल्ली के कई युवा मास्टर्स एक एक करके ग्रीन मून विला छोड़ गए। वे कुछ बदल नहीं सकते थे, वे बस इतना कर सकते थे कि इस क्रूर दृश्य को देखने से बचें। पूरा 3 दिन तक ग्रीन मून विला खून की नदी में तब्दील हो गया। ये सचमुच धरती पर नरक बन गया था। अगर शंभिका ने अपनी जान की बाजी न लगाई होती और सोनाक्षी को नहीं ले गई होती तो वह अब तक सुकृत की कैदी बन चुकी होती। ... समय तेजी से बीता। पलक झपकते ही 1 महीना गुजर गया। इस महीने में हर कोई शिवम की तलाश में था, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। फिर भी मिस्टिक रियल्म की ये ताकतें हार नहीं मानीं। इस दिन दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के ऑफिस में कई मार्शल सैंट्स इकट्ठा हुए। हालांकि वे सभी मार्शल सैंट्स थे, लेकिन उनकी ताकत में अभी भी बड़ा अंतर था। उनमें से सबसे शक्तिशाली निश्चित रूप से दूसरी मिस्टिक रियल्म से आए मार्तंड थे। वह मार्शल सेंट के एडवांस्ड स्टेज में एक शीर्ष योद्धा थे। दूसरी मिस्टिक रियल्म में भी वह अजेय थे। ताकत का मतलब था बोलने का अधिकार, और दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन स्वाभाविक रूप से हावी थी। 7 मार्शल सैंट्स एक ही ऑफिस में जमा हुए। इस मीटिंग का जिम्मेदार मदन था, जिसे 2 बार हार का सामना करना पड़ा था। पूरा 1 महीना हमें कोई काम की जानकारी नहीं मिली। मदन ने कई मार्शल सैंट्स पर नजर डाली। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, बल्कि वह उन्हें नीचा दिखा रहा था। मदन, मुझे लगता है कि दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के पास शिवम को ढूंढने का कोई आसान तरीका होगा, है ना? किसी ने बगल से कहा। मदन ने उनकी ओर देखा और कहा, इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। हमारे पास मोनिका का खून है। एक गुप्त तरीके से हम उसकी सटीक लोकेशन ढूंढ सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी गणना कई बार नाकाम रही। ये सुनकर वहां मौजूद सभी एक दूसरे को देखने लगे। नाकाम, इसका क्या मतलब है? किसी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मदन धीरे से खड़ा हुआ और ठंडे लहजे में बोला, सिर्फ एक ही मुमकिन वजह है, और वो ये कि वे किसी मिस्टिक रियल्म में घुस गए हैं। एक बार मिस्टिक रियल्म में घुसने के बाद हमारी गणना बेअसर हो जाती है। ये सुनते ही सबको अचानक समझ आ गया। बिल्कुल, उन्होंने इंडिया का आधा हिस्सा छान मारा, फिर भी शिवम नहीं मिला। एकमात्र मुमकिन वजह थी कि वह किसी मिस्टिक रियल्म में छिप गया है। इंडिया। मदन, क्या तुम्हें पता है कि शिवम कहाँ है? एक मार्शल सेंट ने पूछा। मदन ने ठंडी हंसी हंसी, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम लोगों को क्यों ढूंढता। सब चुप हो गए, मदन के अगले शब्दों का इंतजार करने लगे। मदन खड़ा हुआ और ठंडे लहजे में बोला, 8 सीनियर्स के निर्देशों के मुताबिक मैं तुम सबको आदेश देता हूं कि तुम हर तरीके से इंडिया के सभी मिस्टिक रियल्म्स को खोद डालो। जैसे ही शिवम और मोनिका की कोई खबर मिले तुरंत मुझे बताओ। अगर कोई छिपाएगा और खबर नहीं देगा
दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन उस मिस्टिक रियल्म को नेस्तनाबूद कर देगी। इन शब्दों में गहरी धमकी थी जिससे सभी को गुस्सा आ गया। मदन, मार्शल सेंट्स होने के नाते हम जरूरी नहीं कि तुमसे डरें, एक मार्शल सेंट ने ठंडे लहजे में कहा। है ना? मदन ने ठंडी हंसी। फिर उसने अपने बगल में खड़े मार्तंड की ओर देखा। मार्तंड ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अचानक अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी आस्तीन से विनाशकारी ताकत निकली। ये ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उस मार्शल सेंट को पल भर में डुबो दिया। धड़ाम, आधे सेकंड में उस मार्शल सेंट का शरीर खून के धुंध में बदल गया। ये दृश्य देखकर सभी ने ठंडी सांस ली। वे सभी मार्शल सेंट्स थे, लेकिन उनके बीच का अंतर इतना बड़ा था। मदन ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, इस बार मैंने सिर्फ तुम्हारा शरीर नष्ट किया, अगली बार मैं तुम्हारी आत्मा को भी मिटा दूंगा। इस कदम ने मिस्टिक रियल्म के सभी मार्शल सेंट्स को हिलाकर रख दिया। इस पल में उन्हें अपनी ताकत का अंतर साफ महसूस हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद मदन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये शिवम जरूर किसी मिस्टिक रियल्म में छिपा है। बाकी लोग शिवम को मोनिका के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन मदन अलग था। वह चाहता था कि शिवम मिले और वह उसे टुकड़े टुकड़े कर दे ताकि वह अपनी हार का बदला ले सके। अगर शिवम किसी निर्जन मिस्टिक रियल्म में छिपा है तो शायद कोई उसे ढूंढ न पाए, मार्तन ने बगल से कहा। मदन ने हल्के से हंसी, कोई बात नहीं, मेरे पिता ने पहले ही सीनियर से अपील कर दी है। कुछ दिनों में एक टॉप लेवल मिस्टिक रियल्म मास्टर मेरी मदद के लिए आएगा। उस वक्त भले ही वह मिस्टिक रियल्म में छिपा हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। ... इस वक्त शिवम अभी भी धीरे धीरे आइस एंड स्नो ग्लेज्ड हॉट को अब्सॉर्ब कर रहा था। आइस एंड स्नो ग्लेज्ड हॉट को निगलना शिवम के अनुमान से कहीं ज्यादा मुश्किल था। पूरे 1 महीने में उसने सिर्फ आधा ग्लेज्ड हॉट अब्सॉर्ब किया था। शिवम ने अपनी आंखें खोली और अपने सिर के ऊपर लटके आइस एंड स्नो ग्लेज्ड हॉट को देखा। वह मदद नहीं कर सका और उसने भौहें सिकोड़ लीं। आइस एंड स्नो ग्लेज्ड हॉट का अब्सॉर्प्शन शायद अपने पीक पर पहुंच गया है, शिवम ने गहरी आवाज में कहा। पीक? मोनिका की आंखों में थोड़ा आश्चर्य था। शिवम ने हामी भरी और कहा, चाहे वह ऊर्जा हो, यिन ऊर्जा हो या कोई और ऊर्जा, सबका एक पीक होता है। पीक पर पहुंचने के बाद चाहे तुम कितना भी अब्सॉर्ब कर लो, तुम्हारी ताकत आधा कदम भी नहीं बढ़ेगी। मोनिका को समझ नहीं आया, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया। मैं तुम्हें ये आइस एंड स्नो ग्लेज्ड हॉट देता हूँ। शिवम ने ग्लेज्ड हॉट लिया और मोनिका की ओर बढ़ाया। मोनिका ने हाथ हिलाया और कहा, नहीं, मैं तो बस बोरियत में कल्टीवेट करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम इसे अपने पास रखो। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, ओल्ड मास्टर राठौर ने कहा था कि तुम्हारे शरीर में राठौर परिवार की पूरी ब्लडलाइन है। ये ब्लडलाइन बहुत दमदार है। अगर तुम कल्टीवेशन की राह पर चल पड़ी तो तुम्हारा भविष्य अकल्पनीय होगा। और ये आइस ग्लेज्ड हॉट मेरे लिए अब बेकार है। ये देखकर मोनिका ने आइस ग्लेज्ड हॉट ले लिया। इसके बाद शिवम ने मोनिका को हेवन स्वॉलोइंग टेक्निक सिखाई। मोनिका की सीखने की स्पीड बहुत तेज थी और उसने जल्दी ही हेवन स्वॉलोइंग टेक्निक को समझ लिया। और जब उसने हेवन स्वॉलोइंग टेक्निक का इस्तेमाल करके आइस एंड स्नो ग्लेज्ड हॉट को निगलने की कोशिश की तो एक हैरान करने वाला दृश्य हुआ। आइस ग्लेज्ड हॉट मोनिका के सिर के ऊपर लटक रहा था। जैसे ही हेवन स्वॉलोइंग टेक्निक का इस्तेमाल हुआ, ग्लेज्ड हॉट एक लाइट स्ट्रीम में बदल गया और मोनिका के शरीर को ढक लिया। ये लाइट स्ट्रीम मानो मोनिका के शरीर में समा गई हो और धीरे धीरे उसकी गोरी त्वचा में समा गई। शिवम ने अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाया, ये है निगलना। मोनिका भी असमंजस में थी। उसने इधर उधर देखा और सावधानी से कहा, क्या मैंने इसे खो दिया? शिवम ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवम को भी नहीं पता था कि ऐसी स्थिति को कैसे समझाया जाए। क्या ये तुम्हारे शरीर की ब्लडलाइन से जुड़ा हो सकता है? शिवम ने सिर खुजाते हुए अनुमान लगाया। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, या कुछ असामान्य तो नहीं? शिवम ने आगे पूछा। मोनिका ने सिर हिलाया और कहा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। शिवम ने सिर खुजाया। क्या ये आइस ग्लेज्ड हॉट खुद अपना मालिक चुनता है? हान पैलेस मास्टर ने दशकों तक कोशिश की, लेकिन आइस ग्लेज्ड हॉट को निगल नहीं सका। शिवम ने भी 1 महीने से ज्यादा समय लिया, लेकिन वह भी नाकाम रहा। लेकिन मोनिका ने पल भर में आइस एंड स्नो ग्लेज्ड हॉट को अब्सॉर्ब कर लिया। ये तो अकल्पनीय था। मुझे सचमुच नहीं पता कि राठौर परिवार की ब्लडलाइन क्या है। शिवम और ज्यादा उत्सुक हो गया। ओल्ड मास्टर राठौर ने कहा था कि उनके पिता ने मोनिका की ब्लडलाइन की भविष्यवाणी की थी और कहा था कि यह ब्लडलाइन बहुत दमदार है। अब ऐसा लगता था कि यह सब सच हो सकता है। ये राठौर परिवार की ब्लडलाइन शायद शिवम के डिवाइन बॉडी से कम नहीं थी। मोनिका, इस दौरान मेहनत से कल्टीवेट करने की कोशिश करो और देखो कि तुम किस लेवल तक पहुंच सकती हो, शिवम ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। मोनिका ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। शिवम ने आभार में हामी भरी। उसने और कुछ नहीं कहा। उसने स्पेटियल डिवाइन टूल से फ्रोजन हॉट निकाला और यिन ऊर्जा को अब्सॉर्ब करना शुरू किया।
वह अपनी मेरिडियंस को चला रहा था, मेंटल कल्टीवेशन मेथड को सर्कुलेट कर रहा था और हाफ स्टेप मार्शल सेंट स्टेज में ब्रेक थ्रू करने की तैयारी कर रहा था। मोनिका ने शिवम का आदेश मिलने के बाद वह भी पूरी तरह से एकांत में कल्टीवेट करने लगी। विशाल मिस्टिक रियल में सिर्फ चेतन को बोरियत महसूस हो रही थी। उसका कल्टीवेशन में टैलेंट ज्यादा नहीं था, लेकिन मिस्टिक रियल्म के प्रति उसकी समझ बहुत तेज थी। इसलिए चेतन ने इस मिस्टिक रियल्म की खामी को ठीक करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से चेतन ने कई दिनों तक मेहनत की और आखिरकार नाकाम रहा। हाय, अगर मुझे इस मिस्टिक रियल्म की खामी को ठीक करना है तो शायद मुझे किसी महान गुरु की मदद चाहिए होगी। चेतन ने अपने दिल में आह भरी। समय बहुत तेजी से बीता। पलक झपकते ही 1 और महीना गुजर गया। इस दिन दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के हाई लेवल मीटिंग रूम में मदन सिर झुकाए सीनियर्स के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ मिनट बाद कई सीनियर्स ऑफिस में पहुंचे। उसी समय एक मिस्टिक रियल मास्टर भी अंदर आया। ये हाई ग्रेड मिस्टिक रियल मास्टर हैं चुन्नीलाल। वे 89,000 सीक्रेट कीज को कंट्रोल करते हैं। दुनिया के 99% मिस्टिक रियल्स को क्रैक किया जा सकता है, एक सीनियर ने कहा। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1 महीना है मोनिका को ढूंढने के लिए। सीनियर्स की आवाज बहुत सख्त थी और कोई भी इसका खंडन करने की हिम्मत नहीं कर सका। मदन जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, जी सर, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। अगर 1 महीने बाद भी हम उसे नहीं ढूंढ पाए तो शायद हम कभी भी उसकी ब्लड लाइन को नहीं छू पाएंगे। सीनियर्स के लहजे में कुछ चिंता थी। ये पहली बार था जब मदन ने सीनियर्स की चिंता महसूस की। सर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्यों? मदन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या मोनिका 1 महीने बाद दुनिया से गायब हो जाएगी? सीनियर्स कुछ देर चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, दुनिया से गायब? लगभग ऐसा ही है। इससे मदन और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वह कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन उसे जोर से टोक दिया गया। याद रखो, हमारा पहला लक्ष्य है मोनिका को ढूंढना। कोई भी उसे ढूंढे, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। सीनियर्स ने ठंडे लहजे में कहा। भले ही मोनिका किसी और के हाथ लग जाए, हमें 1 महीने के अंदर उसे ढूंढना होगा। सीनियर्स के घबराए हुए लहजे को सुनकर मदन ने लापरवाही नहीं की और जोर से चिल्लाया, जी। फिर मदन चुन्नीलाल को लेकर मीटिंग रूम से बाहर निकला। मिस्टर चुन्नीलाल, अगर वह शिवम किसी मालिक रहित मिस्टिक रियल में घुस गया है तो क्या आप उसे ढूंढ सकते हैं? मदन ने गहरी आवाज में पूछा। चुन्नीलाल ने उदासीनता से कहा, मैं एक हाई ग्रेड मिस्टिक रियल मास्टर हूं और मिस्टिक रियल्स के प्रति बहुत संवेदनशील हूं। अगर मेरे पास काफी समय हो तो मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। मदन ने झुककर कहा, फिर मैं आप पर भरोसा करता हूं मिस्टर चुन्नीलाल। फिर मदन ने चुन्नीलाल को साथ लिया और पूरी तरह से तलाश शुरू की। विभिन्न मिस्टिक रियल्स के लोग अपनी खास स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे थे और सबसे नीच निश्चित रूप से सुकृत था। सुकृत ने शिवम के सभी कनेक्शंस को खोद निकाला था और उसके आसपास के लोगों को एक एक करके मारने की योजना बनाई थी। ... पलक झपकते ही शिवम ने मिस्टिक रियल में पूरे 3 महीने बिता दिए। इस दिन शिवम ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसके सिर के ऊपर लटका फ्रोजन हॉट बिना किसी वजह के तेजी से हिलने लगा। लगता है मैं हाफ स्टेप मार्शल सेंट रियल में प्रवेश करने वाला हूं, शिवम ने धीमी आवाज में कहा। उसने अपनी बगल में बैठी मोनिका की ओर देखा। इस वक्त मोनिका धीरे धीरे सांस ले रही थी। उसकी सांस इतनी स्थिर थी कि कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं हो रहा था। मोनिका को ऊर्जा के साथ एक नेचुरल तालमेल लगता था। जैसे ही वह सांस लेती और छोड़ती, सारी ऊर्जा अनायास ही उसके शरीर में समा जाती। इस स्पीड से मोनिका जल्द ही मार्शल ग्रैंड मास्टर रियल में कदम रख देगी, शिवम ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। ये स्पीड वाकई शिवम को शर्मिंदगी और हैरानी में डाल रही थी। और आखिरी बार शिवम इतना हैरान तब हुआ था जब उसने अनु को देखा था। उन दोनों की कल्टीवेशन स्पीड उससे कहीं ज्यादा थी। शिवम ने अपना फ्रोजन हॉट समेट लिया और सावधानी से दूर चला गया। जब तक वह एक निर्जन इलाके में नहीं पहुंचा, तब तक शिवम ने धीरे से सांस छोड़ी। हाफ स्टेप मार्शल सेंट रियल में कदम रखने से हेवनली ट्रिब्यूलेशन नहीं आएगा, लेकिन गोल्डन कोर में बदलाव जरूर होगा, शिवम ने अपने दिल में सोचा। हाफ स्टेप मार्शल सेंट रियल मार्शल मार्क्विस से मार्शल सेंट बनने का एक ट्रांजिशन पीरियड था और इस दौरान गोल्डन कोर भी चुपके से बदलता था। शिवम के गोल्डन कोर में एक घाव था जिससे वह थोड़ा चिंतित था। उम्मीद है मैं इसे झेल सकूं, शिवम ने धीमी आवाज में कहा। उसने अपनी आंखें हल्के से बंद की और ब्रेक थ्रू की कोशिश शुरू की। उसके दंतियन से ऊर्जा की बारीक धाराएं निकलने लगीं। इस पल उसके शरीर में गोल्डन कोर धीरे धीरे घूमने लगा। गोल्डन कोर की घूमने की स्पीड तेज होती गई। शिवम के शरीर में समुद्र जैसी ताकत अनायास ही बाहर निकलने लगी। गोल्डन कोर की दरारों से ऊर्जा की धाराएं अलग अलग तरीकों से बाहर निकल रही थीं। इस ताकत के प्रभाव से आसपास का माहौल भी बहुत प्रभावित हुआ। तेज हवाओं के झोंके उठे और पहाड़ और पेड़ तुरंत बारीक चूर्ण में बदल गए।
आमतौर पर हाफ स्टेप मार्शल सेंट रियल में कदम रखने से ज्यादा रिएक्शन नहीं होता, लेकिन शिवम का रिएक्शन बहुत तीव्र था। पूरा मिस्टिक रियल्म प्रभावित हो गया था और तेज हवाएं चल रही थीं। शिवम के दंतियन से तीव्र दर्द की लहरें उठ रही थीं। वह ऊर्जा मानो उसके गोल्डन कोर से बाहर निकलने वाली थी। पेट में तीव्र दर्द ने शिवम के शरीर को झींगा जैसा बना दिया। ये दर्द शिवम के लिए भी असहनीय था। उसका शरीर लगातार हिंसक ताकत छोड़ रहा था, जिसने आसपास के इलाके को लगभग चपटा कर दिया। शिवम मदद नहीं कर सका और जोर से चिल्लाया। वह दर्द से कराह रहा था, अपनी मुट्ठियां भींचे हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। इतने बड़े हंगामे ने स्वाभाविक रूप से एकांत में बैठी मोनिका को जगा दिया। जब उसने शिवम की आवाज सुनी, उसका चेहरा तुरंत बदल गया और वह जल्दी से शिवम की दिशा में दौड़ी। उसी समय चेतन को भी खबर मिली और वह वहां पहुंचा। दोनों ने शिवम को तीव्र दर्द में देखा और उनके चेहरों पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। ये आखिर हो क्या रहा है? चेतन ने हैरानी से कहा। इस दृश्य से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह ब्रेक थ्रू कर रहा है। मोनिका शिवम को इस तरह दर्द में देख नहीं सकी। उसने चिल्लाते हुए शिवम की ओर दौड़ लगाए। जैसे ही शिवम ने मोनिका की आवाज सुनी, उसने जल्दी से सिर उठाया और मोनिका की दिशा में देखा। अच्छा नहीं, शिवम का चेहरा बदल गया। उसके शरीर की हिंसक ऊर्जा शायद मोनिका को चोट पहुंचा सकती थी। ये सोचकर शिवम ने जल्दी से अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश की और इस ताकत को स्थिर करने में जुट गया। शिवम के माथे पर ठंडा पसीना छलक रहा था। उसके शरीर की ऊर्जा को उसने कम समय में नियंत्रित कर लिया। टस्क टस्क, ये है प्यार की ताकत, चेतन ने बगल में बुदबुदाया। शायद मोनिका की चिंता ने उसकी छिपी क्षमता को जगा दिया था। संक्षेप में, शिवम का गोल्डन कोर इस पल स्थिर हो गया। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे ठीक हो रही थी और गोल्डन कोर भी धीरे धीरे आकार लेने लगा। मिस मोनिका, बेहतर होगा आप वापस आ जाएं। शिवम अब ठीक है, चेतन ने मोनिका को इशारा किया। वह ब्रेक थ्रू के निर्णायक पल में है, उसे डिस्टर्ब न करना ही बेहतर है। ये सुनकर मोनिका भी रुक गई। हालांकि वह बहुत चिंतित थी, फिर भी वह आज्ञाकारी रूप से एक तरफ चली गई। शिवम जमीन पर पद्मासन में बैठा धीरे धीरे अपनी ताकत में बढ़ोतरी को महसूस कर रहा था। उसकी ऊर्जा तेजी से बढ़ रही थी और ज्यादा घनी होती जा रही थी और उसका शरीर और ज्यादा अटूट हो रहा था। ये प्रक्रिया पूरे 4 घंटे तक चली। 4 घंटे बाद ही शिवम की ऊर्जा पूरी तरह शांत हुई। शिवम ने एक मटमैली ऊर्जा की सांस छोड़ी। वह जमीन से उठा और धीमी आवाज में बोला, वह घाव वाकई मुझ पर असर डाल रहा है। अभी का खतरनाक दृश्य अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। अगर मोनिका की वजह न होती तो शिवम अपने गोल्डन कोर को नियंत्रित नहीं कर पाता और इसका सिर्फ एक ही नतीजा होता, वह फटकर मर जाता। इससे शिवम को डर की लहरें महसूस हुईं। अगर वह मार्शल सेंट रियल्म में ब्रेक थ्रू करते समय ऐसी स्थिति का सामना करता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। शिवम, तुम ठीक हो? मोनिका जल्दी से उसके पास आए। शिवम ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, मेरी ताकत मानो दोगुनी हो गई है। जब से वह मार्शल मार्क्विस रियल में आया था, हर बार जब शिवम ब्रेक थ्रू करता उसकी ताकत दोगुनी हो जाती थी। इस बार भी अपवाद नहीं था। अभी क्या हुआ था? मोनिका की बड़ी आंखें चिंता से भरी थीं। शिवम ने गहरी आवाज में कहा, ये अभी भी मेरे शरीर के दाव घाव की वजह से है। अगर तुम अभी नहीं होती तो मैं शायद फटकर मर गया होता। फटकर मर गया? मोनिका का चेहरा सफेद पड़ गया। तो इस घाव का कोई इलाज नहीं है? शिवम ने कड़वी मुस्कान दी, है, लेकिन इसके लिए एक खास सामग्री चाहिए। ऐसी सामग्री इस दुनिया में नहीं मिलती। सामग्री? कौन सी सामग्री? मोनिका ने जल्दी से पूछा। शिवम ने सोचा और कहा, लगता है इसे हेवनली वेनिला कहते हैं। हेवनली वेनिला? मोनिका ने इस नाम को चुपके से याद कर लिया। शिवम ने हाथ हिलाया और कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसका कोई तरीका ढूंढ लूंगा। हालांकि उसने ऐसा कहा, शिवम बहुत चिंतित था। इस घाव का असर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उसने सिर्फ हाफ स्टेप मार्शल सेंट रियल्म में ब्रेक थ्रू किया था, लेकिन उसका शरीर लगभग फट गया था। अगर वह मार्शल सेंट रियल्म में ब्रेक थ्रू करता तो असर और बड़ा होता। मार्शल सेंट रियल्म में ब्रेक थ्रू करना बहुत खतरनाक था। जरा सी लापरवाही से मौत हो सकती थी। इस घाव की तो बात ही छोड़ो। लगता है ब्रेक थ्रू करने से पहले मुझे इस घाव को हल करने का तरीका ढूंढना होगा, शिवम ने अपने मन में सोचा। हालांकि वह अंदर से ऐसा सोच रहा था, उसके चेहरे पर इसका जरा भी असर नहीं दिखा। वाह, तुम सचमुच मार्शल ग्रैंडमास्टर रियल में ब्रेक थ्रू करने वाली हो। इस पल शिवम ने हैरानी से पाया कि मोनिका की ताकत फिर से तेजी से बढ़ गई थी। मोनिका ने सोचा और कहा, शायद दूसरी मिस्टिक रियल में मेरे अनुभव की वजह से मैं अब बहुत तेजी से ब्रेक थ्रू कर रही हूँ। ये बात सही है। शिवम ने सिर हिलाया। ताकत बढ़ाने की कुंजी थी मन की स्थिति में सुधार। जब तक मन की स्थिति काफी ऊंची हो और ऊर्जा पर्याप्त हो तो कल्टीवेशन में सुधार आसान और बिना रुकावट होता है।
यही वजह है कि कई टॉप कल्टीवेटर्स बोटलनेक आने पर खुद को टैम्पर करने का रास्ता चुनते हैं या अपनी कल्टीवेशन के लिए कीमत चुकाते हैं। इसके अलावा मोनिका के पास राठौर परिवार की ब्लड लाइन भी थी। अगले कुछ दिनों में मोनिका ने कल्टीवेट करना जारी रखा, जबकि शिवम उसकी निगरानी करता रहा। रात में शिवम ने चेतन की ओर देखा और पूछा, हम इस मिस्टिक रियल में कितने समय से हैं? चेतन ने मोटा मोटा हिसाब लगाया और कहा, लगभग 3 महीने। 3 महीने से ज्यादा। शिवम को थोड़ी चिंता हुई। मैं बाहर जाकर देखना चाहता हूँ, शिवम ने गहरी आवाज में कहा। बाहर जाना? मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, चेतन ने तंज कसा। अगर तुम मरना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मोनिका को इसमें मत फंसाओ। हालांकि चेतन के शब्द सुनने में अच्छे नहीं थे, लेकिन वे बहुत तर्कसंगत थे। शिवम वहां बैठा और हल्के से आह भरी, मुझे लगता है कि मेरी वजह से कई लोग फंस जाएंगे। क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन के लिए ये अच्छी बात नहीं है, चेतन ने कहा। क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन में दिमाग को खाली रखना पड़ता है। तुम्हारी इस मानसिक स्थिति में ये कैसे होगा? शिवम ने आह भरी और कहा, हाँ। जब दोनों बात कर रहे थे, मोनिका की ऊर्जा में अचानक बदलाव शुरू हुआ। आकाश में काले बादल जमा होने लगे। वह मार्शल ग्रैंडमास्टर बनने वाली है। शिवम